दूसरे देशों की तरह भारत का संविधान भी भारत के नागरिकों के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करता है, क्योंकि ये जो अधिकार हैं किसी भी मानव के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए इनको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। और जो भारत का संविधान है, भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के प्रमुख नागरिक अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार और छठा और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम एक एक करके इनके बारे में अब जानेंगे। तो पहला है समानता का अधिकार। अब जैसे ही नाम से पता चलता है, समानता का अधिकार एक प्रकार से कानून का राज, अर्थात यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है, चाहे कोई आम व्यक्ति है, उन सबको कानून के समक्ष बराबर माना गया है और सबको एक समान समझा गया है। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहित अर्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नानघाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी ज़रूरत का ध्यान रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आज़ादी, अर्थात किसी भी व्यक्ति को या सरकार को हमारे मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो नागरिक हैं अपने ढंग से जैसा चाहें वैसा करें, अर्थात उनके रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई बाधा किसी भी व्यक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। यही स्वतंत्रता का अधिकार बताता है।
और जो संविधान है हमारा, हमें भारतीय संविधान 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की स्वतंत्रता, पांचवा है देश के किसी भी हिस्से में रहने या बसने की स्वतंत्रता, और छठा है कोई भी पेशा अपनाना, कोई भी धंधा चुनना या कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान या भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे या इनके बारे में जानेंगे। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति अर्थात अपने आप को व्यक्त करना किसी भी रूप में, चाहे बोलकर चाहे लिखकर। हम जो कहना चाहते हैं वो हम अपने भावों के जरिए उसको चाहे लिखकर चाहे बोलकर प्रकट कर सकते हैं। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका अर्थ है कि हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखना है कि जब हम जो कह रहे हैं वो किसी की भावनाओं को किसी भी तरह की ठेस न पहुंचाए। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अगली जो स्वतंत्रता है वो ये है कि नागरिक कहीं पर भी जमा हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं और जुलूस निकाल सकते हैं। उनको संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है। वे सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। और इसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो तीसरी स्वतंत्रता है वो है संगठन या संघ बनाने की। जैसे जो मजदूर होते हैं अपने हितों के लिए अपने संगठन बना लेते हैं या संघ बना लेते हैं, उसी प्रकार अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है या नागरिकों के समूह को ये लगता है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो वो उसके खिलाफ इकट्ठे हो सकते हैं और इस प्रकार भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये भी नागरिकों को स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति दिल्ली से चेन्नई जा सकता है या कलकत्ता से अहमदाबाद जा सकता है। देश के किसी भी हिस्से में बेरोक टोक आ जा सकता है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं। और एक स्वतंत्रता ये भी मिली हुई है कि हम देश के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं। यानी अगर हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं और दिल्ली में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, और अगर दिल्ली में रह रहे हैं चेन्नई में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। और एक स्वतंत्रता हमें यह भी मिली हुई है कि हम देश के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, रह सकते हैं। पहले तो सिर्फ यही था कि आ जा सकते हैं, साथ ही ये भी है
कि हम बच सकते हैं और रह सकते हैं। देश के एक हिस्से से निकल करके हम दूसरे हिस्से में जाकर के बस सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको वहां पर रहने का या बसने का अधिकार नहीं है। वो कुछ संविधान के द्वारा कुछ चीजें नियत की गई हैं, उसके तहत हम वहां पर नहीं जा सकते। जैसे अंडमान निकोबार के कुछ ऐसे इलाके हैं, वहां पर हम नहीं जाकर के बस सकते, क्योंकि वहां पर जो कबीलाई लोग हैं उनकी अपनी संस्कृति है और उनकी संस्कृति में हम किसी भी तरह का जो दखल है वो नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो अन्य स्वतंत्रता है वो है कि हम कोई भी पेशा चुन सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं। हमें सरकार ये नहीं कहेगी कि आपने ये काम क्यों किया। इसी प्रकार महिलाओं को हम ये नहीं कह सकते कि आपने ये पेशा क्यों अपनाया। किसी भी व्यक्ति को अर्थात सब नागरिकों को अधिकार है कि वो किसी भी व्यवसाय को चुने, धंधे को अपनाएं और इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाएं। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह भी है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार भी होता है। और अगर हम यहाँ पर पहले वाले दोनों उदाहरण देखें, गुआंतानामो बे और कोसोवो, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर तो नागरिकों को निजी जो स्वतंत्रता है वो छीन ली गई है।